दोस्तों आज मैं जिस वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस वेब सीरीज का लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था और फाइनली वो वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है। इस वेब सीरीज का नाम है बर्लिन 2023। ये सीरीज मनी हाइस्ट के बाद का पार्ट है। इसमें हमें बर्लिन की पुरानी चोरी के बारे में बताया है। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस कहानी को जल्दी से शुरू करते हैं। इस सीरीज के बारे में पहले से कुछ भी बताकर मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, तो जल्दी से बिना टाइम गवाए इस कहानी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें बर्लिन को दिखाया जाता है, जो कि मनी हाइस्ट का बहुत फेमस कैरेक्टर है, और उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी होती है जो उसकी तीसरी वाइफ है, और उसकी तीसरी वाइफ भी उसका प्यार ठुकराकर किसी और के साथ जा रही है। तभी वहाँ पर बर्लिन के पुराने साथी आ जाते हैं, जो कि किसी चोरी को अंजाम देने के लिए वहाँ पर आए थे। ये टाइम उस वक्त का है जब बर्लिन जवान था और उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई थी। इसके बाद हमें केला को दिखाया जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होती है। इसके बाद हम रोई को देखते हैं, जो कि दुनिया का कोई भी ताला चुटकी बजाकर खोल सकता था। ये बर्लिन को अपना गॉडफादर मानता है, लेकिन बर्लिन इसे अपना पालतू कुत्ता समझता है। ये है डेमियन। ये कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता है, यानी कि ये एक प्रोफेसर है और खाली टाइम में ये चोरी करने की प्लानिंग करता है। ये है ब्रूस। ये थोड़ा नौटंकीबाज है, लेकिन इसके पास एक खूबी है कि ये हर सिचुएशन में अपने आप को संभाल सकता है। ये सभी लोग बर्लिन के साथ मिलकर एंटोनियो वाल्स के हाउस में जाते हैं। बर्लिन उसे सर्च वारंट दिखाता है और चेकिंग करने के लिए पूछता है, और साथ ही बर्लिन उसे बोलता है कि अगर तुम हमारे काम में बाधा डालोगे तो तुम्हें 9 साल के लिए जेल के अंदर कर दिया जाएगा। ये सुनकर एंटोनियो डर जाता है और एंटोनियो बर्लिन को अपने लॉकर में ले जाता है। वहाँ पर 500 साल पुराना प्याला रखा हुआ था। बर्लिन उस प्याले को निकाल लेता है और अपनी सच्चाई एंटोनियो को बता देता है। बर्लिन उसे बताता है कि हम पुलिस वाले नहीं हैं, हम चोर हैं। अगर तुम शांत बने रहे तो तुम जिंदा बच जाओगे, और जिंदा बच गए तो ऐसे प्याले आते जाते रहेंगे, इसीलिए तुम्हारी समझदारी शांत रहने में ही है। इसके बाद टेबल पर से एक आदमी उठता है और बोलता है कि तुम लोग मुझे पुलिस वाले नहीं लग रहे। वो आदमी इन लोगों से अपनी आईडी और बेच नंबर पूछने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बर्लिन आता है और उसे अपना मोबाइल निकालने के लिए बोलता है। फिर बर्लिन एक हथौड़े की मदद से उसके फोन को चकनाचूर कर देता है। फिर बर्लिन अपनी गन निकालता है और उसे दिखाता है और कहता है कि ये है मेरा बेच नंबर। उस गन को देखने के बाद उस आदमी की बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद बर्लिन टेबल पर बैठे सभी लोगों को अपनी आईडी कार्ड निकालने के लिए बोलता है, ताकि अगर इनमें से किसी को भी एफआईआर करवाने की खुजली मचे तो इन लोगों का पता हमारे पास हो। इसके बाद बर्लिन उस आदमी को पकड़ता है और अपने साथ बाहर लाता है। फिर बर्लिन उसे बोलता है कि तुम अपनी बीवी के सामने होशियार बन रहे थे या अपनी गर्लफ्रेंड के। इसके बाद वो आदमी बर्लिन के सामने गिड़गिड़ाता है और उससे माफी मांगने लगता है। फिर बर्लिन उसे प्यार से समझाता है और उसे बोलता है कि प्यार इतनी भी बड़ी चीज नहीं कि तुम अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दो। फिर वो लोग बिना उसे कुछ किए वहां से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद ये लोग एक बड़ी चोरी करने के लिए होटल के अंदर जाते हैं। बर्लिन वहां पर जाकर इन लोगों को एक नई टीम मेंबर से मिलाता है। उस टीम मेंबर का नाम कैमरॉन होता है। इस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया था, जिस कारण से ये साइको बन चुकी थी। रॉय उस लड़की को देखता है तो उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन बर्लिन जब रॉय को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि रॉय क्या सोच रहा है। इसके बाद बर्लिन इन सब लोगों को प्लान बताता है और बोलता है कि इस प्लान की शुरुआत पहली चोरी से ही हो चुकी है। इस प्याले की कीमत मात्र 40,000 यूरो है, लेकिन हम इस प्याले की मदद से 44 मिलियन यूरोस कमाने वाले हैं। फिर डेमियन एक हथौड़ा लेता है और 40,000 यूरो वाले प्याले को तोड़ने लगता है। इन लोगों का प्लान था कि ये लोग उस प्याले की मदद से यूरोप के अमीर घर के शाही गहने चुराएंगे, लेकिन ये गहने एक साथ नहीं थे बल्कि 34 अलग अलग शहर में पड़े हुए थे। इसके बाद प्रोफेसर उस प्याले को उठाता है और अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डुबा देता है, ताकि उस प्याले की चमक पूरी तरीके से उड़ जाए और वो बहुत पुराना दिखे। इसके बाद वो पेरिस की एक पुरानी चर्च में जाते हैं और वहाँ पर एक फादर से मुलाकात करते हैं। बर्लिन उस फादर को अपनी पहचान बताता है और बोलता है कि मैं फादर सेंटाना हूँ और मैं पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ सलमाना से आया हूँ। पादरी ने इन लोगों को यहाँ पर बुलाने से पहले कंप्यूटर पर बहुत सारी रिसर्च की थी, जहाँ पर पादरी को इन लोगों के बारे में 600 से भी ज्यादा आर्टिकल मिले, और यही कारण था कि पादरी को इन लोगों पर भरोसा हो चुका था। लेकिन वो 600 आर्टिकल फेक तरीके से केला की मदद से बनाए गए थे।
ताकि जब फादर सर्च करे तो इन लोगों के बारे में उसे बहुत सारे आर्टिकल मिले और फादर इन पर इजीली भरोसा कर ले। चर्च में 2 गुंडे भी रहते थे जो कि यहाँ पर सुधरने के लिए आए हुए थे और उन लोगों की कुछ दिन बाद यहाँ से रिहाई होने वाली थी। इसके बाद बर्लिन पादरी को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है जिसमें दावा किया गया था कि इस चर्च से भी पहले यहाँ पर कोई और चर्च हुआ करता था। इसके बाद वो फादर कहता है कि मेरी चर्च 1240 में बनी थी और इन डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है कि 5वीं शताब्दी में भी यहाँ पर कोई चर्च थी। लेकिन ये लोग किसी तरह फादर को विश्वास दिलाते हैं और बोलते हैं कि जहाँ पर आप खड़े हैं ये पेरिस की सबसे पुरानी चर्च है और इसके नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है। फिर फादर उन लोगों को चर्च के तहखाने में ले जाता है। इसके बाद हम ब्रूस और केला को उसी चर्च के तहखाने में देखते हैं जहाँ पर वो गड्ढा खोदकर उसी प्याले को दबा देते हैं। यहाँ पर ब्रूस केला के साथ फ्लर्ट करने लगता है लेकिन केला उसे मना कर देती है और उसे बोलती है कि मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ और आइंदा से मुझ पर लाइन मत मारना। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बर्लिन आ जाता है और डेमियन से मिलता है। तब डेमियन उससे पूछता है कि तुम रात भर कहाँ पर थे। तब बर्लिन उसे बताता है कि हम रात में एक औरत से मिले और उस औरत से मिलने के बाद हमें पहली बार अपनी बीवी को छोड़ने के बाद अच्छा लगा है। उस औरत का नाम केमिल था और वो केमिल से इतने ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था कि वो पूरे प्लान को उसके लिए खतरे में डालना चाहता है और केमिल को पटाने के लिए उसे डेमियन की हेल्प चाहिए थी। तब डेमियन उसे समझाता है कि हमने इस प्लान को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, हम इस प्लान को एक लड़की के लिए बर्बाद नहीं कर सकते और हम जिस आदमी को लूटने वाले हैं तुम उसी की वाइफ को पटाना चाहते हो। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं। फादर के सामने वो खुदाई करने का नाटक करते हैं और जमीन के अंदर से वही प्याला निकाल लेते हैं जिस प्याले को सीरीज की शुरुआत में इन लोगों ने चुराया था। उस कप को देखकर फादर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसकी आँख खुली की खुली रह जाती है। फिर बर्लिन उस फादर को बोलता है कि हमें यहाँ पर खुदाई करने के लिए कम से कम 3 हफ्ते चाहिए ताकि हम और ज्यादा खुदाई करके और इस तरह की चीजों को ढूंढ सके, जिस पर फादर उनकी बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर बर्लिन रोई के साथ कार के अंदर बैठकर जाता है और उसी रेस्टोरेंट के बाहर केमिल का कार के अंदर बैठकर इंतजार करता है जिस रेस्टोरेंट के अंदर केमिल गई हुई थी। फिर बर्लिन रोई को बोलता है कि हम केमिल से मिलने के लिए अंदर जा रहे हैं और 2 मिनट बाद आप हमारे पुराने दोस्त बनकर हमसे मिलने के लिए अंदर आना और मुझसे इस तरह से मिलना कि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। इसके बाद केमिल वहाँ पर आ जाती है और बर्लिन एक बुक लेकर अंदर चला जाता है। इसके बाद वो केमिल के साइड वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है और बुक पढ़ने का नाटक करने लगता है। फिर मौका देखकर वो केमिल से बात करने लगता है। वो केमिल को बोलता है कि मैंने आपको कल रात इसी बार में देखा था, आप यहाँ पर गाना गा रहे थे और मैं बैठकर अंदाजा लगा रहा था कि आपकी प्लेलिस्ट में कौन कौन से गाने होंगे। फिर वो लड़की पूछती है कि अच्छा बताओ मेरी प्लेलिस्ट में कौन कौन से गाने हैं। फिर बर्लिन केमिल से बोलता है कि हम आपको एक नहीं बल्कि 2 गाने बताएंगे और वो दोनों की दोनों गाने सही रहेंगे। इसके बाद बर्लिन दोनों गाने का नाम सही सही बता देता है और इसी बात से केमिल बर्लिन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तभी रोई भी वहाँ पर आ जाता है और आते ही बर्लिन को किस करने लगता है। इसके बाद बर्लिन केमिल से अलविदा लेता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहाँ से जाने के बाद बर्लिन जोई को बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे थे, तुमने उस लड़की के सामने मुझे क्यों किस किया। वो लोग वहाँ से कुछ दूरी पर जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। बर्लिन ये देखना चाहता था कि वो लड़की उसे पलटकर देखती है या फिर नहीं, लेकिन वो बिना बर्लिन की तरफ देखे वहाँ से सीधी बाहर चली जाती है और इसी बात से बर्लिन का दिल बहुत ज्यादा टूट जाता है। बर्लिन रोई से बोलता है कि ये सब क्या हो गया, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। फिर बर्लिन रोई को बोलता है कि तुमने मुझे 3-4 बार किस किया, कहीं उसने मुझे गे तो नहीं समझ लिया। फिर वो रोई को डांटने लगता है और बोलता है कि कहीं ये रिश्ता बनने से पहले ही न टूट जाए। दूसरी तरफ बर्लिन के बाकी टीम मेंबर को चर्च के नीचे बना हुआ रास्ता मिल जाता है। उस सुरंग में कई सारे कंकाल पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वो मैप के अकॉर्डिंग सुरंग के अंदर आगे बढ़ते हैं और आगे चलते चलते उन्हें नीलामी घर तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। इसके बाद वो लेजर की मदद से सीधे सीधे रास्ते में चलने लगते हैं। दूसरी तरफ हम रॉय को देखते हैं जो सीसीटीवी कैमरे की मदद से केमिल के घर पर नजर रख रहा था। तभी रॉय बर्लिन को बताता है कि पति और पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है। दरअसल केमिल को ओपेरा जाना था, लेकिन उसका पति वहां पर जाने से इनकार कर रहा था क्योंकि आज उसके पति का शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी था। फिर बर्लिन रॉय को बोलता है कि मैं उसके साथ ओपेरा जाऊंगा। फिर वो रॉय को अपने जूते साफ करने का बोलकर वहां से तैयार होने के लिए चला जाता है और साथ ही वो विंडो पर जाकर देखता है कि मार्क यानी कि केमल का पति वहां से चला गया है।
दूसरी तरफ हम फादर को देखते हैं जो तहखाने में आकर डेमियन को बोलते हैं कि मैं इस प्याले को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्पेन जा रहा था, तो मैंने सोचा कि इस प्याले को ले जाकर मैं यूनिवर्सिटी में डीन को दिखा दूँ। तब डेमियन फादर को बोलता है कि सिक्योरिटी की वजह से मैं इस प्याले को आपको यहाँ से नहीं ले जाने दे सकता। ये बात सुनकर फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो अजीब तरह से बिहेवियर करने लगता है। वो बोलता है कि ये मेरा चर्च है और यहाँ से हर चीज निकली हुई मेरी है, इसलिए मुझे इस प्याले को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। तब उस फादर के पाले हुए गुंडे वहाँ पर आते हैं और डेमियन को धमकाने लगते हैं और फादर किसी तरह उस प्याले को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर डेमियन बर्लिन को कॉल करता है और इन सब के बारे में उसे बताता है, लेकिन बर्लिन तो केमिल के साथ ओपेरा जाने के लिए तैयार हो चुका था। डेमियन बोलता है कि डीन इस प्याले को देखकर पहचान जाएगा और पुलिस को यहाँ पर भेज देगा। अब बर्लिन यहाँ पर कंफ्यूज था। एक तरफ उसके कई सालों की मेहनत हाथ से जाने वाली थी और दूसरी तरफ वो केमिल के लाइफ में एंटर होने वाला था। वो फैसला नहीं ले पा रहा था कि वो किसको चुने। फिर वो रोई के पास जाकर उसे बोलता है कि तुम कुछ भी करके उस फादर से उस प्याले को छीन कर ला लो। इसके बाद बर्लिन अपने होटल से बाहर निकलता है और प्यार भरी निगाहों से केमिल को देखता है। इसके बाद आगे सेकेंड एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है। सेकेंड एपिसोड में हम देखते हैं कि बर्लिन होटल से बाहर निकलता है और केमिल को आवाज़ देता है। वो उसे बोलता है कि क्या इत्तेफाक है, हम भी इसी होटल में रुके हैं और आप हमें अभी मिल गए। कल सारा वक्त हम आपके बारे में सोचते रहे। केमिल कहता है मैं जल्दी में हूँ और मुझे जाना है। तभी बर्लिन उसे बोलता है कि हम आपके साथ चल सकते हैं, रास्ते में थोड़ी बहुत बातचीत हो जाएंगी जिससे हमारी जान पहचान और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिसके लिए केमल मान जाती है और वो दोनों साथ में ओपेरा हाउस के लिए निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर कैमरन आती है और वो होटल के अंदर जाकर रॉय के रूम में जाती है। तभी रॉय उससे मिलता है और उसे बोलता है कि मुझे बाइक की चाबी दो, बर्लिन ने मुझे एक काम दिया है जिसे मुझे जल्दी से कंप्लीट करके वापस आना है और तुम यहाँ पर बैठकर सीसीटीवी कैमरे पर नजर रखना। लेकिन तभी कैमरन बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है, तुम उस काम को अकेले नहीं कर पाओगे इसलिए मुझे तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। इसके बाद दोनों लोग वहाँ से बाइक से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केमिल टैक्सी के अंदर बर्लिन के सामने ही कपड़े बदलने लगती है। कपड़े चेंज करने के बाद टैक्सी रोकते हैं और वो दोनों ओपेरा हाउस के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग कुछ खास तरह के नहीं दिख रहे थे क्योंकि उन्होंने कुछ खास कपड़े नहीं पहने थे और बर्लिन ही अकेला था जो वहाँ पर सूट बूट के अंदर आया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। दूसरी तरफ हम रॉय और कैमरन को देखते हैं जो उस फादर के पास पहुँच जाते हैं। जब फादर टैक्सी बुलाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाते हैं तो रॉय और कैमरन वहाँ पर आकर उनका बैग छीन लेती है। ये वही बैग होता है जिसके अंदर उन्होंने वो प्याला रखा होता है, लेकिन फादर की पकड़ बहुत मजबूत होती है जिस कारण से वो बैग नहीं छोड़ते और साथ ही फादर चिल्लाने लगते हैं जिस कारण से फादर के पाले हुए गुंडे फादर की आवाज़ को सुन लेते हैं और फादर को बचाने के लिए कैमरन और रियो के पीछे लग जाते हैं। उनमें से एक गुंडा ड्रम उठाता है और कैमरन और रियो के ऊपर फेंक देता है जिससे वो बाइक से नीचे गिर जाते हैं। अब कैमरन और रियो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं जिस कारण से वो बैग उठाकर पैदल ही भागने लगते हैं और वो दोनों गुंडे बाइक से उनका पीछा करने लगते हैं। आगे भागते हुए उन्हें एक शादी की भीड़ दिखाई देती है जिसके अंदर कैमरन और रियो छुप जाते हैं और इसी भीड़ का फायदा उठाकर वो दोनों दूल्हे की कार लेकर वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों गुंडे अभी भी उनकी कार का पीछा कर रहे थे। आगे जाकर वो पार्किंग लॉट के अंदर घुस जाते हैं और उसी पार्किंग लॉट में छुपने लगते हैं। वो दोनों गुंडे समझ जाते हैं कि ये लोग पार्किंग लॉट के अंदर गए हैं, इसलिए वो दोनों गुंडे भी पार्किंग लॉट के अंदर चले जाते हैं और उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। तभी रॉय और कैमरन को एक आइडिया आता है। रॉय कैमरन को बोलता है कि तुम दूसरी तरफ जाओ और मैं दूसरी तरफ जाऊंगा और दोनों मिलकर वहां की कार को हिलाने लगते हैं जिससे कार का अलार्म चालू हो जाता है। वो दोनों ओर से गाड़ी के अलार्म यानी कि सायरन को ऑन करके गुंडों को कंफ्यूज करते हैं। इसके बाद रियो और कैमरन एक गाड़ी लेकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक गुंडा कुल्हाड़ी लेता है और उस कार के टायर पर मार देता है जिससे उस कार का टायर फट जाता है और वो कार दूसरी कार को टक्कर मार देती है। फिर वो दोनों उस कार से निकलते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहां पर एक गुंडा दिखाई देता है जो पानी का प्रेशर उनके ऊपर डालता है और उसी हड़बड़ी में रियो के हाथ से वो बैग नीचे गिर जाता है जिस कारण से वो बैग उन गुंडे को मिल जाता है और रियो कैमरन को लेकर वहां से भाग जाता है। वो गुंडे अभी भी नहीं समझ पाए थे कि ये दोनों चोर कौन थे क्योंकि कैमरन और रियो ने हेलमेट पहने हुए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्लिन केमल के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था। बर्लिन उसके साथ बहुत एंजॉय करता है और वापस होटल में जाने लगता है।
अब टैक्सी से उतरते वक्त बर्लिन का केमल से जुदा होने का टाइम आ गया था। तब बर्लिन केमल के हाथ पर अपना नंबर लिखता है और इमोशनल हो जाता है। केमल भी अब बर्लिन से प्यार करने लगी थी और वो उसे अच्छा इंसान समझती थी। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रूस केला के रूम में जाता है। ब्रूस केला से पूछता है कि कैमरन कहाँ है, क्योंकि कल रात उसने मेरी बाइक ले गई थी। लेकिन केला को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिस कारण से केला उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। लेकिन ब्रूस केला के ऊपर लाइन मारने लगता है, लेकिन फिर भी बर्लिन वहां से नहीं जाता। अब केला थोड़ी शर्मीली स्वभाव की होती है, इसलिए वो ब्रूस को बोलती है कि जब कैमरन यहाँ पर आएंगी तो मैं उसे कॉल करने के लिए बोल दूंगी। दूसरी तरफ रियो और कैमरन डेनियल को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाते हैं और कल जो हुआ डेनियल को इस बारे में सब कुछ बताते हैं। डेमियल बोलता है कि कल तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया। तब वो दोनों बताते हैं कि हमने बर्लिन को कई बार फ़ोन किया लेकिन बर्लिन ने फ़ोन नहीं उठाया। डेमियल कहता है कि कल तुमने अपनी बाइक के साथ साथ कई सारी कारों को भी नुकसान पहुंचाया है। तब जवाब में कैमरन बोलती है कि उन दोनों गुंडों के मौजूद होते हुए उस बैग को लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद डेमियल एक बॉक्स खोलता है और उन दोनों को वो प्याला दिखाता है और बताता है कि कल के हादसे के बाद फादर बहुत ज़्यादा डर गए और वो खुद हमें ये प्याला देकर चले गए। उन्होंने कहा कि ये प्याला मुझसे कुछ लोगों ने छीनने की कोशिश की है, इसीलिए ये प्याला आपके पास ही सुरक्षित है। और साथ ही डेमियल उसे बताता है कि उनकी कल कमर टूट गई है, जिस कारण से वो हॉस्पिटल में भर्ती है और 1 महीने तक वो चर्च नहीं आ पाएंगे। तो ये हमारे लिए अच्छी बात हो गई कि हमें 1 महीना और अच्छे से टाइम मिल गया। इसके बाद वो रॉय को बोलता है कि तुम बर्लिन के पास जाकर रेस्ट करो। फिर हमें बर्लिन को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है। तभी उसके पास केमल का फोन आता है। वो उसे बालकनी में बुलाती है और बोलती है कि मैं पिछले 8 सालों से शादीशुदा हूँ, लेकिन कल जो एहसास आपके साथ हुआ वो मेरे साथ पिछले 8 सालों में कभी भी नहीं हुआ। आप पेरिस में कब तक मौजूद रहोगे। तब बर्लिन उसे बोलता है कि मैं सिर्फ आज ही यहाँ पर मौजूद रहूँगा। इसके बाद वो लड़की अंदर चली जाती है और बर्लिन भी अंदर आ जाता है। बर्लिन अंदर आकर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो केलन को पटाने में कामयाब हो रहा था। जब रॉय बर्लिन के पास आता है तो बर्लिन उसे एक पेग बनाकर देता है और कहता है कि नंबर देने के 3 घंटे बाद ही उसने मुझे कॉल किया और हम दोनों ओपेरा हाउस गए। तभी बाहर से दरवाजा कोई नॉक करता है और बर्लिन के पूछने पर उन्हें पता चलता है कि बाहर केमल आई हुई है। केमल की आवाज़ सुनकर बर्लिन और रॉय बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कमरे के अंदर उनका सीसीटीवी कैमरे वाला सेटअप लगा हुआ था। अगर केमल वो सब देख लेती तो बनता हुआ उनका रिश्ता टूट जाता। इन सब सेटअप को कम टाइम में समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए बर्लिन बाहर जाता है और केमल को बोलता है कि तुम्हारा अंदर ना आना ही ठीक होगा, क्योंकि आप एक शादीशुदा औरत हो। अगर आप अंदर आई तो हम आपको सर्दी खत्म होने से पहले बाहर नहीं निकलने देंगे। और साथ ही बर्लिन उसे बोलता है कि हम किसी के घर टूटने की वजह नहीं बनना चाहते। इसके बाद केमल उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी अच्छाई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसके बाद वो बर्लिन को बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बर्लिन को एहसास होता है कि मैंने उसे रूम के अंदर नहीं आने दिया, कहीं ये मेरी सबसे बड़ी गलती साबित ना हो जाए। ये सोचकर वो परेशान हो रहा था, लेकिन तभी वो दरवाजे से बाहर जाता है और केमल को आवाज़ देकर रोकता है। केमल लिफ्ट के अंदर रुक जाती है और बर्लिन वहाँ पर जाकर केमल को किस करने लगता है। वो केमल को पागलों की तरह किस करने लगता है और उससे बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। बर्लिन इधर इन सब कामों में बिजी था और उसकी बाकी टीम उधर सुरंग खोद रही थी। अब यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि बर्लिन लड़की के चक्कर में फिसल रहा है। अब बर्लिन केमल के दोस्तों के साथ भी पार्टी करने लगा था। इसके बाद कुछ दिनों तक इन दोनों के बीच में ऐसा ही चलते रहा। इसके बाद हमें केली को दिखाया जाता है जो कैमरन को बोलती है कि मुझे ब्रूस शायद पसंद आने लगा है। मुझे ब्रूस के जैसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लड़कियों से बदतमीजी से बात करते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ब्रूस पसंद आने लगा है। वो मेरे दिमाग से जाता ही नहीं है। मुझे उसके बार बार ख्याल आते हैं। मुझे उसके पसीने की बदबू भी अच्छे लगने लगी है। यहाँ तक कि मैंने उसके टॉवल भी छुपा के रखा है जिससे उसने लास्ट टाइम पसीना पोंछा था। लेकिन वो 24 का है और मैं 36 साल की हूँ। क्या हम दोनों की केमिस्ट्री अच्छी तरह जम पाएंगी। तब कैमरन उसे बोलती है कि जो तुम्हारा दिल बोले वो तुम करो। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं और म्यूजिक ऑन करके मस्ती करने लगते हैं। तभी म्यूजिक की आवाज़ ब्रूस भी सुन लेता है और वहाँ पर आकर ड्रिंक करके वो भी मस्ती करने लगता है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि केला की धड़कनें ब्रूस के पास आकर तेज होने लगती हैं। कुछ टाइम मस्ती करने के बाद हम देखते हैं कि इनकी दारू खत्म हो जाती है, इसलिए ये रोई को कॉल करके उससे दारू मांगने लगते हैं। जब रोई उनके दरवाजे पर आता है तो वो लोग रोई को भी अंदर लेकर उनकी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। अब इन चारों लोगों की केमिस्ट्री आपस में बहुत अच्छी जम चुकी थी और बर्लिन की तरह भी इन लोगों ने अपनी अपनी सेटिंग को जमा लिया था। अब बचा था तो मात्र प्रोफेसर, जिसने अपनी सेटिंग को अभी तक नहीं जमाया था, और साथ ही इनका टनल वाला भी काम कंप्लीट हो गया था, क्योंकि इन्हें सुरंग वहां तक खोदनी थी जहां पर ईंट की दीवार न निकल आए। अब उस ईंट की दीवार के पीछे ही नीलामी घर था और उसी नीलामी घर में पहुंचकर उन्हें गहनों की चोरी करना था और किसी को शक भी न हो। अब उनको एयर चैम्बर और सर्विस हॉल से होते हुए गहनों तक पहुंचना था और वहां पर जाकर उन्हें कंक्रीट से बनी दीवार तोड़नी थी जो कि उस तिजोरी से अटैच थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी फुटेज मॉनिटर के सामने बैठा सिक्योरिटी गार्ड लगातार देख रहा है। एक गार्ड हॉल में और दूसरा तिजोरी के सामने बैठा होगा। तब बर्लिन उन्हें बोलता है कि हमें इन दोनों गार्ड को 3 मिनट के लिए वहां से दूर करना होगा, क्योंकि 3 मिनट में केला वहां की सीसीटीवी हैक कर सकती है। फिर बर्लिन उन्हें बताता है कि हर रात को 8 बजे वो दोनों गार्ड पिज्जा मंगाते हैं, लेकिन इस बार वो लोग पिज्जा ऑर्डर करने के लिए फोन करेंगे तो फोन केला उठाएंगी, क्योंकि केला ने उन लोगों के फोन हैक कर लिए थे और यहाँ से ब्रूस को डिलीवरी बॉय बनकर भेजा जाएगा। उस तिजोरी के अंदर जाने से पहले हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने होंगे और पूरे शरीर को एक गाउन की मदद से अच्छी तरह से ढक लेना होगा, क्योंकि हमें तिजोरी रूम में एक भी सबूत नहीं छोड़ना है, वरना वो उस सबूत की मदद से हम तक पहुंच सकते हैं। ब्रूस वहां पर डिलीवरी बॉय बनकर पिज्जा लेकर जाएगा और उन दोनों गार्ड को ज्यादा से ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा। ब्रूस जानबूझकर ठंडा पिज्जा लेकर जाएगा ताकि उन गार्ड को गुस्सा आ जाए। ब्रूस वो हर चीज करेगा जिनसे उन गार्ड को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो और वो उन्हें मारने लगे। साथ ही बर्लिन ब्रूस को बोलता है कि तुम उन गार्ड से अकड़ कर बात करना, क्योंकि डिलीवरी बॉय जब अकड़ कर बात करता है तो सामने वाले को बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही उसका साथी उस जगह से हलेगा हमारा काम चालू हो जाएगा। हमारे पास अपने प्लान को परफॉर्म करने के लिए मात्र 3 मिनट होंगे। उसी 3 मिनट में हमारा रोबोट उस कंक्रीट की दीवार से छोटा सा टुकड़ा बाहर निकाल लेगा और उस कंक्रीट की दीवार में छेद हो जाएगा, जिसमें से हम आराम से अंदर जा सकते हैं और फिर हम वहां पर एंटी चैम्बर के अंदर पहुंच जाएंगे। ब्रूस उन दोनों गार्ड को उलझा कर रखेगा और उसी टाइम में केला वहां पर सीसीटीवी कैमरे को हैक कर लेंगी। ब्रूस उन गार्ड को ज्यादा से ज्यादा परेशान करता रहेगा ताकि वो गार्ड उसके ऊपर हाथ उठा ले, और जैसे ही गार्ड ने ब्रूस के ऊपर हाथ उठाया ब्रूस नीचे गिर जाएगा और बेहोश होने की एक्टिंग करेगा। वो दोनों गार्ड जानबूझकर एम्बुलेंस को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उन गार्ड ने ही ब्रूस को मारा था, क्योंकि वो पुलिस को ये नहीं बता सकते कि खाना ठंडा था, जिस कारण से हमने डिलीवरी बॉय को पीट दिया। वो दोनों गार्ड बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और ब्रूस को होश में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, और इसी के बीच हमें अपना काम करना होगा। और पूरे 3 मिनट बीतने के बाद ब्रूस को होश आ जाएगा और उसी टाइम में केला अपना जादू दिखाकर सीसीटीवी कैमरे को हैक कर चुकी होंगी और तुरंत हमें वहां से निकलना होगा। इसके बाद रोबोटिक मशीन उस कंक्रीट की दीवार को वापस से सील कर देंगी। इसके बाद उनके पूरे सीसीटीवी कैमरे हमारे कंट्रोल में होंगे और इसके बाद हमारी चोरी का मेन पड़ाव चालू होगा, और वो ये है कि 10 इंच मोटी स्टील की दीवार को हमें तोड़कर अंदर जाना होगा और उसके बाद हम चोरी करके वापस भी आ जाए, लेकिन हम पकड़े भी ना जाए। बर्लिन इसके बाद बोलता है कि हमारी चोरी को देखकर दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर भी बोलेगा कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ दूसरा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों तीसरा एपिसोड भी मैं जल्द एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको उसके वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो प्लीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।